नमस्कार। स्वागत है आपका शंकर आइस एकेडमी दिल्ली ब्रांच में। इट इज एन एंड टू एंड सोल्यूशन टू ऑल योर एकेडमिक नीड्स। इस मॉड्यूल में हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, साथ साथ में डेली एनालिसिस करते हैं और प्रीलिम्स फोकस टॉपिक्स को भी देखते हैं। हम ये भी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपके एग्जामिनेशन में कौन कौन से पॉइंट्स शायद से आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मॉड्यूल को। इस मॉड्यूल अगर आपको हमारा ये मॉड्यूल पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब इट। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपको कोई भी फीडबैक देना है तो आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हीट वेव्स को लेकर के 16 फाइनेंशियल कमीशन ने कुछ कहा है। क्या कहा है? क्यूरियोसिटी बनाए रखें अंत तक अपने क्लास के। सेकंड अगर टॉपिक देखें तो इज नेपाल फ्लैश फ्लड्स। नेपाल में एक फ्लैश फ्लड आया है जो कि बहुत ज्यादा तहस नहस मचा रहा है। अब ये क्यों रेलेवेंट है यूपीएससी के लिए, ये भी जानेंगे। स्टे क्यूरियस। तीसरा अगर हम लोग देखें तो तीसरा टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्मार्ट बॉर्डर कमांड सेंटर की बात हो रही है, यानी कि टेक्नोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है ये टॉपिक। ठीक है। चौथा अगर देखें तो मेकिंग इंडियाज फूड सिक्योरिटी क्लाइमेट प्रूफ। क्लाइमेट चेंज का क्या क्या ऐसा असर हो रहा है ये तो आपको पता ही है ना। अब इससे रिलेटेड इंडिया का फूड सिक्योरिटी और फूड सिस्टम को लेकर के क्या बात है और क्या हो रहा है, वो चीज भी हम देखेंगे। और लास्ट में हम लोग प्रीलिम्स फोकस टॉपिक्स को देखेंगे, जहां पे हमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो स्टे फोकस, स्टे। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। आज का पहला टॉपिक है हीट वेव्स के बारे में। एंड इसको 16 फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा एक नोटिफाइड कैलामिटी घोषित कर दिया गया है, हीट वेव और लाइटनिंग दोनों को। ठीक है। अब इस चीज को लेकर के क्या क्या ऐसे प्रोविजंस हैं जो चेंज होने वाले हैं और क्या क्या ऐसा होने वाला है, ये सब हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान ले कि हीट वेव्स बेसिकली होता क्यों है और होता क्या है, और इसको अभी अभी कैलामिटी में अगर घोषित किया गया तो इससे पहले इसका क्या स्टेटस था, ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये हीट वेव होता क्या है। हीट वेव बेसिकली एक क्षेत्र में प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए, यानी कि एक लंबे समय के लिए एक क्षेत्र में ऐसा तापमान बढ़ जाता है उस क्षेत्र का, जिसके वजह से एक बहुत ही गंदी गर्मी के वजह से बहुत सारे ऐसे चीजें हमें देखने को मिल सकती है। यानी एक क्षेत्र का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा रेट पे बढ़ने लगता है। ये तो पता चल गया हीट वेव क्या है। तो क्या हीट वेव का क्राइटेरिया सारे क्षेत्रों के लिए सेम होगा? तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, प्लेन्स, कोस्टल और हिल्स में अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। प्लेन्स में जहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस और मोर की बात है कि 40 डिग्री सेल्सियस या ज्यादा अगर तापमान होगा तो वो हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वहीं अगर हम लोग कोस्टल एरियाज की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस या ज्यादा हो जाएगा टेम्परेचर, तापमान। तो उस वजह से बेसिकली वहां पे भी हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाएगा। टेम्परेचर में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। प्लेन्स में अगर जहाँ बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस है, और वहीं अगर हम लोग कोस्टल एरियाज में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस है। वहीं अगर हिली एरियाज की बात करें तो हिली एरियाज की अगर बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस या ज्यादा टेम्परेचर होने पे हीट वेव्स डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हो रहे हैं। चलिए ठीक है। अब आपके दिमाग में एक और एक सवाल आ रहा होगा कि नॉर्थ इंडिया में 40 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा तापमान बहुत नेचुरल है, बहुत कॉमन है समर्स टाइम में, राइट? अब इसमें ऐसे भी दो तीन और क्राइटेरियाज हैं जो सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड नहीं करती है। एक और क्राइटेरिया है डिपार्चर बेसिस। यानी कि एक जैसे टेम्परेचर हीट वेव का अगर देखा जाए तो अगर हमें 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 6.7 डिग्री सेल्सियस से अबव अगर दिखे तो हम जान सकते हैं कि थोड़ा सा ये जो चेंज आया है, ड्रास्टिकली जो चेंज है थोड़ा सा टेम्परेचर का, वो थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि हीट वेव की ओर जा रहा है। और वही अगर हम लोग सीवियर हीट वेव की बात करें तो इसका जो डिपार्चर बेसिस हो जाता है ये 6.4 से ज्यादा हो जाता है। ठीक है। नाउ यू गेट द पॉइंट कि बेसिकली हो क्या रहा है कि सिर्फ टेम्परेचर ही इसमें पूरा रीजन नहीं है कि एक हीट वेव डिक्लेयर कर दिया गया एक रीजन में। साथ ही साथ हमें डिपार्चर बेसिस को भी देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गेटिंग द पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कैन सी नोटिफाइड नेचुरल कैलामिटीज इन इंडिया। इसका फ्रेमवर्क क्या है?
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, एस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो नोटिफाई करता है कलामिटीज को। और इस नोटिफिके ये जो नोटिफाई कर रहा है, इसको जो जारी कर रहा है कि देयर इज अ हीट वेव, अब ये हो किस एक्ट के तहत है? कोई तो एक्ट होगा इसको बैकअप करने के लिए, राइट? तो इसका एक्ट अगर हम देखें तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इसका बेसिस है। यानी दो मेन पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं जब भी हम लोग इसके लीगैलिटी की बात कर रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ही रिलेटेड है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही कैलामिटीज को नोटिफाई करता है। अब ये नोटिफिकेशन तो हो गई, अब ये इसका बैकअप अगर देखा जाए तो स्टैट्यूटरी बैकअप हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसको याद रखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट की तरह आ सकता है और आप इसको भूल भी सकते हैं, तो इसलिए इसको अपने दिमाग में रखिए, कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इसका टोटल नाउ अगर देखा जाए तो इस लिस्ट में अभी 14 ऐसे कैलामिटीज हैं जिनको ऐड किया गया है। अगर हम लोग पहले 12 थे, अब जैसे हीट वेव और लाइटनिंग जैसी कैलामिटीज भी ऐड कर दी गई है, तो अब ये 14 हो गए। गेटिंग द पॉइंट? अब इसका जो अर्लियर जो 12 था, इसमें कौन कौन से कैलामिटीज हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। साइक्लोन्स हो गए, सूखा हो गया, ड्रॉट हो गया, साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फायर हो गया, फ्लड, सुनामी, हेलस्टोन, ये सब ऐसे कुछ कैलामिटीज हैं जो इस लिस्ट में नोटिफाइड है। और दो और अगर अगर ऐड करने की बात करें तो दो और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, नाउ इसका इफेक्ट क्या होगा? नोटिफाई करने से क्या क्या ऐसे फायदे हो रहे हैं जिसकी वजह से हीट वेव को एक्चुअली में बोला जा रहा है? तो इफेक्ट की अगर बात करें तो इसमें स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड जो है वो पूरे तरीके से प्रोवाइड हो जाता है। अब ये स्टेट जो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड है, अब ये इसके क्या क्या बातें हैं, क्यों हैं, क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। बिल्कुल आप चिंता मत करिए, एकदम इम्पेशेंट नहीं होना है। अब डिजास्टर फाइनेंस आर्किटेक्चर की बात करें तो मान लीजिए एक क्षेत्र में एक डिजास्टर आया। अब उसको समझा मैंने उसको ठीक करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए, उसको लेकर के बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए अगर हम बात करें तो हमें कुछ फाइनेंसेस चाहिए होंगे, कुछ फंड्स चाहिए होंगे, है ना? तो वो जो फंड्स एलोकेशन है उसके क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं? SDRF की अगर बात करें तो दिस इज अ फंड फॉर रिस्पॉन्स। जब भी कोई डिजास्टर आती है तो ये वाले फंड से पैसा निकाल के सारा जितना रिसोर्सेज है उसको हम लोग लगा देते हैं रिस्पॉन्स के लिए, ताकि इमरजेंसी रिस्पॉन्स की वजह से जो भी सर्कमस्टांसेस है उसको हम लोग मैनेजेबल पॉइंट पे लेके आ सकें। गेटिंग द पॉइंट? अब वही अगर हम लोग SDMF की बात करें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो ये बेसिकली मिटिगेशन से रिलेटेड है। मिटिगेशन क्या हुआ? प्री प्लानिंग मान लो इसको, इसको एज अ प्री प्लानिंग देख लो। फॉर एग्जाम्पल कि एक क्षेत्र में वो रिवर के बैंक के किनारे एक क्षेत्र है एंड इट इज वेरी प्रोन टू फ्लडिंग फॉर एग्जाम्पल। एंड इस वजह से आप देख सकते हो ना कि किस तरीके से फ्लडिंग, अब हमें तो पता है फ्लडिंग आने वाला है, तो पहले से अगर हम कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन कर लें, जैसे यहाँ पे हम बांध बना दें या फिर हम यहाँ पे एम्बार्कमेंट बना दें, अगर ये सब अगर हम करेंगे तो उस वजह से फायदा क्या होगा कि दैट विल एक्ट एज अ मिटिगेशन। यानी कि कोई भी डिजास्टर होने से पहले हम उसको लेकर के वी आर डूइंग सम चेंजेस। और वही वो डिजास्टर जैसे फ्लडिंग हो गई, सप्लाई ऑफ फूड, सप्लाई ऑफ शेल्टर ऑफ दिस दोस पीपल, वो सब को लेकर के विल बी कम अंडर रिस्पॉन्स। गेटिंग द डिफरेंस? यही सेम चीज नेशनल के लेवल पे भी देखने को मिल जाती है, डिजास्टर रिस्पॉन्स, डिजास्टर मिटिगेशन। गेटिंग द डिफरेंस? अब इसमें फाइनेंशियल 16 एलोकेशन में बेसिकली क्या हुआ है, फाइनेंशियल कमीशन 16 में बेसिकली ये हुआ है कि जो स्टेट का फंड है अब इसमें एलोकेशंस बढ़ गए हैं और हीट वेव को लेकर के इसके एक अलग सेगमेंट बन गया है कि यहाँ पे दे कैन गेट दीज फाइनेंसेस इसके थ्रू। पहले क्या था अब क्या है ये भी बात डिस्कस करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, कैसे बजट एलोकेट होता है और नेशनल फंड्स भी इसमें एलोकेट होते हैं। ठीक है, तो यू गेट द आइडिया। अब ओल्ड क्या प्रोविजंस थे हीट वेव को लेकर के, और अब के क्या प्रोविजंस हैं? तो ओल्ड की अगर बात करें तो पहले हीट वेव जो था इट वाज अ लोकलाइज्ड डिजास्टर, इसको कलामिटी नहीं माना गया था। ठीक है, वही अगर हम लोग अभी का बात करें तो हीट वेव को अब नोटिफाई कर दिया एज अ नेचुरल कलामिटी के।
अब इसका फायदा क्या है? लोकलाइज्ड अगर डिजास्टर की बात करें तो एक कैप रह जाता है, यानी कि एक लिमिट लग जाता है कि इतना ही फंड एलोकेट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अब जब नोटिफाई हो चुका है ये नेचुरल कैलामिटी में, तो जो कैप था, जो एसडीआरएफ को लेकर के जो एलोकेशन था, वो कैप हट गया, और जितना फंड्स हीट वेव को लेकर के एलोकेट हो सकता है वो इंश्योर हो गया। ठीक है। इस पूरे इसमें यही दिया हुआ है कि किस तरीके से अलग अलग नॉर्म्स को बनाए गए। उस अलग अलग नॉर्म्स को लेकर के हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे पहले फ्लड साइक्लोन में नो सीलिंग था, अब हीट वेव भी उनमें से एक है। गेटिंग द पॉइंट? ओके। आगे बढ़ते हैं, इंडिया का हीट रिस्क लैंडस्केप। अभी क्यों बात हो रही है हीट वेव को लेकर के? तो मैं आपको बता दूं कि हीट वेव जो है अभी इंडिया में बहुत ही हाई लेवल पे देखा जा रहा है। एक्सपोजर की बात करें तो आप सोच रहे होंगे कि हीट वेव हमें तो उतना पता नहीं चल रहा, या आपको पता चल रहा होगा। बट ऐसे ही कुछ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिनको हीट वेव का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। अब आप सोचिए कौन सी ये सोसाइटी की सेगमेंट्स हैं। इनमें से कुछ हो गए लेबर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ऐसे कुछ वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है जो इस हीट वेव को के बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर में है। इसके वजह से इनकी तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है, इनको प्रॉपर ब्रेक्स नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो चीज भी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। एक्सपोजर की अगर बात करें तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत ही ऐसे वल्नरेबल सोसाइटी में ऐसे सेक्शंस हैं जो इस चीज से एक्सपोज्ड हैं। कवरेज अगर देखा जाए तो इंडिया के कुछ ऐसे हीट सबसे ज्यादा प्राप्त करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स, क्षेत्र, और बहुत ही हाई रिस्क ऑफ हीट जो देखा जाता है, वो ऐसे जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 57% में है। और इसी 57% के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा हाई है। गेटिंग द पॉइंट? कितने लोगों से इसको प्रॉब्लम हो सकती है? ठीक है, पॉपुलेशन उतना ही ज्यादा है। ट्रेंड अगर देखा जाए तो दिन प्रतिदिन हमें एक तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी कि हमारा जो दिन है या फिर हमारा जितने भी डेज हैं, इट इज एक्चुअली गेटिंग वार्मर एंड और ज्यादा हीट अप हो जा रहा है। ठीक है। ह्यूमिडिटी बढ़ने के वजह से, बेचैनी होने की वजह से हेल्थ इश्यूज बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिसके वजह से हॉस्पिटल्स में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको जल्द से जल्द अगर अटेंड नहीं किया गया तो वुड बी अ बिग प्रॉब्लम। गेटिंग द पॉइंट? कितना सीवियर ये चीज होते चली जा रही है। हेल्थ डेटा बढ़ते चला जा रहा है, और अंडर काउंट की अगर बात करें तो हेल्थ सर्वेलेंस कहीं ना कहीं और भी ज्यादा चीजें जैसे हार्ट, लंग्स, अलग अलग ऑर्गन्स हो गए, उन पे इस हीट वेव का बहुत ही डायरेक्ट असर पड़ता है। ये सर्वेलेंस अभी इस चीज में इंक्लूडेड भी नहीं है, और तब भी हीट का बहुत ज्यादा हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? नाउ गैप्स इन इम्प्लीमेंटेशन। बेसिक प्रॉब्लम हो क्यों रहा है ये इतना हीट वेव्स को लेकर के इतनी प्रॉब्लम्स हो क्यों रही है? तो इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं एक गैप देखने को मिलता है। वही बात अगर हम लोग हीट एक्शन प्लान की करें तो उसका जो रीच है, द प्लान्स रीच इज नॉट गुड, इट्स नॉट फुलफिलिंग, प्रॉपर तरीके से लोगों को एड्रेस नहीं कर पा रहा है। एक और इम्प्लीमेंटेशन गैप में देखें तो इसी में के अंडर जितना भी कवरेज होने चाहिए, जितने बेनिफिशियरीज होने चाहिए, दे आर नॉट प्रॉपरली बीइंग अटेंडेड। स्टेट नोटिफिकेशन, सिर्फ 12 स्टेट ऐसे हैं जिनको लोकली नोटिफाई किया गया था हीट वेव्स में, यानी कि कितने कम ऐसे स्टेट्स हैं जिनको हमने नोटिफाई किया था। इससे अलग भी जितने भी स्टेट्स हैं उनको नोटिफाई करा भी नहीं गया। सेल्फ एलोकेशन अगर देखा जाए तो 79% ऑफ HAPs, यानी कि हीट एक्शन प्लान्स, सेल्फ फंड एक्शंस होते हैं, मतलब खुद बजट एलोकेट, खुद जनरेट करना पड़ता है इकोनॉमी। कैपेसिटी डेफिसिट देखने को मिल रहा है, प्रॉपर कैपेसिटी नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गाइडलाइंस डिले होने के वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। और फाइनली डेटा वीकनेस भी देखने को हमें मिल रहा है, जहां पे अगर प्रॉपर डेटा ड्रिवन रिसर्च नहीं हो रहा है तो हम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किसी भी पॉलिसी का नहीं कर सकते। राइट? दिस इज अ वेरी कॉमन एंड अ वेरी नोन फैक्ट। वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो हम लोग को सबसे पहले हीट एक्शन प्लान है उसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, और ज्यादा लोगों के लिए उसको रीच देना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट?
फंडेबल प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को और ज़्यादा हमें प्रायोरिटी रखनी चाहिए जो कि हमारे हीट वेव्स को कहीं ना कहीं कम कर सके। गेटिंग द पॉइंट। टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एक टेक्निकल सपोर्ट रिसर्च बॉडी, जैसे मैंने बताया कि डेटा ड्रिवन रिसर्च अगर नहीं है तो वो कोई भी आउटकम नहीं ला सकता। हेल्थ सर्वेलेंस टाइम टू टाइम होने चाहिए ताकि प्रॉपर जितने भी केसेस हैं उन सबको हम प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट कर सके एंड उनको लेकर के प्रॉपर ऐसे स्टेप्स ले सकें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कीम कन्वर्जेंस, बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्कीम्स है जो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, छितराए हुए हैं, उनको एक जगह करना चाहिए ताकि हमारा अगेन इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो सके। पैरामेट्रिक्स इंश्योरेंस होने चाहिए और नागालैंड मॉडल, ये मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि नागालैंड मॉडल बेसिकली ऐसा मॉडल है विच प्रोवाइड्स प्रॉपर पहला तो क्या बोलते हैं कि पहले से जैसे अलर्ट मिल जाता है कि समथिंग इज कमिंग, समथिंग इज गोइंग ऑन, है ना। तो एक तो अलर्ट को लेकर के देर इज वन थिंग दैट नागालैंड हैज डन। सेकंड, वर्कर्स के लिए नागालैंड ने बहुत से ऐसे स्टेप्स किए हैं, गाइडलाइंस इशू किए हैं ताकि उन्हें प्रॉपर ब्रेक्स मिल सके। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो दे आर नॉट टू एक्सपोजर ऑफ द हीट, इसीलिए ब्रेक्स मिल सके। वेज प्रॉपर तरीके से एलोकेट हो सके ताकि उनको कोई लॉसेस ना हो इस हीट वेव्स को लेकर के। उनके लिए हेल्थ को लेकर के कुछ ऐसे स्टेप्स किए गए जो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। एंड ऐसे ही कुछ अगर आप नागालैंड मॉडल के ऊपर एक डिटेल स्टडी करोगे तो आपको एक पिक्चर मिल जाएगा कि बेसिकली हम भी क्या कर सकते हैं, राइट। क्योंकि ये तो सिर्फ नागालैंड का तो प्रॉब्लम नहीं है ना। नाउ देर इज वन प्रिलिम्स क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट, इट इज रिलेटेड टू आवर टॉपिक। पहला स्टेटमेंट है a heat wave in the plane is declared by IMD when the maximum temperature reaches 40 degrees Celsius or more. Yes. Heat waves are added to India's list of notified natural calamities on the recommendation of 15th Financial Commission. I doubt that. तीसरा अगर देखें तो हीट वेव्स रिलेटेड एक्सपेंडिचर कैन नाउ बी मेट फ्रॉम बोथ द स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड एंड स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड। ओके, तो आई थिंक द सेकेंड वाला गलत इसीलिए है, क्यों गलत है? बिकॉज ऑफ दिस वर्ड, इट्स द 16th फाइनेंशियल कमीशन, नॉट द 15th। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेपाल में फ्लैश फ्लड्स होने की वजह से कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला है। ठीक है, अब नेपाल का जो फ्लैश फ्लड का जो पूरा प्रोसेस है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये फ्लैश फ्लड जो नेपाल के लिए एक कंसर्निंग पॉइंट तो है, साथ साथ में इंडिया के लिए क्या ये एक कंसर्निंग पॉइंट है, तो ये भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज में क्यों था। अगर न्यूज में देखा जाए तो एक मैसिव फ्लैश फ्लड हुआ नेपाल में, जो कि नेपाल चाइना के बॉर्डर के एक रीजन के एक क्षेत्र के एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ। दिस वॉज द डिस्ट्रिक्ट रसुवा। ओके, मान लो ये नेपाल है और दिस इज यहाँ पे चाइना, दिस इज सॉरी दिस इज नेपाल। सो यू कैन सी कि यहाँ पे वो ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है इट इज एक्चुअली सिचुएटेड। अब इस बात का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाँ, अब इस पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ्लैश फ्लड बेसिकली हुआ कैसे और कौन से रिवर से ये एसोसिएटेड था। तो रिवर की अगर बात करें तो दिस वाज द रिवर सिस्टम, बोटेकोशी रिवर सिस्टम, जो कि एक्चुअली कोसी रिवर, सन कोसी हमने सुना होगा, और कोसी रिवर जो कि नेपाल से बह करके फिर इट ऑल्सो एंटर्स टू बिहार एंड वो कोसी रिवर बहती है एंड इट इज एक्चुअली वेरी प्रोन टू फ्लडिंग। तो कोसी रिवर जो है उसका एक बहुत ही मेजर ट्रिब्यूटरी है ये वाला रिवर। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, प्लीज रिमेंबर इट। ओके, तो यू कैन सी दिस कि इस वजह से पूरा फ्लडिंग हुआ। इसका रेपरकशंस अगर देखें कि इसके वजह से क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुई, तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। ठीक है, दिस न्यूज इज अ सैड न्यूज, जिनमें से 133 इंडियंस भी थे जिनकी मौत हो गई। वी कैन सी दिस। ओके,
नाउ व्हाट इज अ फ्लैश फ्लड? फ्लैश फ्लड नेपाल में आया वो तो ठीक है, फ्लैश फ्लड होता क्या है और ये नॉर्मल फ्लड से कैसे डिफरेंट है? नॉर्मल फ्लड की अगर बात करें तो वो धीरे 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 करके एक क्षेत्र में पूरा पानी भर जाता है एंड इट एक्चुअली सबमर्जेस द होल प्लेस इनटू दैट वाटर। ठीक है, लेकिन अगर वही फ्लैश फ्लड की बात करें तो इट्स अ सडन, सडन यानी कि जल, यानी अचानक से हुआ ये पूरा फ्लैश ऑफ फ्लड, यानी पानी पूरा एकदम सडन वे में एंटर कर गया रीजन को और कुछ घंटों में इन सबको, लाइक विद इन अ फ्यू आवर्स, या तो हैवी रेनफॉल की वजह से या फिर कोई और रीजन की वजह से ये फ्लैश फ्लड्स होते हैं। यू कैन सी दिस पिक्चर कि 2026 जून में जम्मू कश्मीर ने भी ऐसा एक सेम फ्लैश फ्लड देखा था। कैन सी दिस कि कितना बहाव है और कितने तेजी से ये धीरे धीरे करके पूरे एरिया को भर ले रहा है। नाउ क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स की अगर बात करें, ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हमें जानना बहुत जरूरी है कि बेसिकली हुआ ये कि आप ये वाला डायग्राम देखिए, इट्स मोर इम्पोर्टेंट अगर आप डायग्राम से समझे तो सबसे पहले हिमालयंस रीजन में आइस और रॉक्स के गिरने के वजह से, थोड़ा मेल्टिंग के वजह से ये रिवर में जाकर ये सबसे पहले इट कॉज लैंडस्लाइड। ये पूरा आप देख सकते हो, दिस इज वाज द स्लोप, स्लोप में पूरा लैंडस्लाइड हुआ जिसमें इफ यू सी द नेम ऑफ द रिवर, लहेंदे, लहेंदे खोला रिवर, ये जो रिवर है इसमें पूरा डिसरप्शन हो गया है। इसमें जितने भी लैंडस्लाइड की वजह से जो रॉक्स थे, डेब्रीज थे, आइसिस थे, वो सब आके एक्यूमुलेट होकर के दे आर हियर। अब सडनली इतना ज्यादा एक मूवमेंट की वजह से इस रिवर के पूरे बहाव में भी एक सडन फोर्स का एक एड ऑन होगा, एनर्जी पूरी एड ऑन हो जाएगी और वो फ्लो करके आ जाता है इस पॉइंट पे जहाँ पे हमारा ये बोटे कोशी रिवर है। ठीक है, अब इस रिवर के वजह से क्या हो रहा है कि ये रिवर जो है यहाँ पे आकर के जो ये पूरा फोर्स था इस रिवर के कारण से, इसका जो फोर्स बढ़ा बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड एंड बिकॉज ऑफ द आइस एंड रॉक गिरने की वजह से, अब उस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे यू कैन सी कि एक सडन फ्लैश फ्लड्स आ गए और बहुत सारा हमें डिसरप्शंस और डिस्ट्रक्शंस देखने को मिल गया। यही इस पॉइंट्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि आइस रॉक का लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड के वजह से रिवर जो है, ये वाला जो रिवर है वो डिसरप्ट हो गया। इस डिसरप्शन की वजह से एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी और पूरा वो फोर्स बढ़ गया, जिस वजह से नाउ यू कैन सी कि फ्लैश फ्लड्स आ गए और जिस वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिला। तो अगर हम लोग देखें ऑल इन ऑल कि ये रीजन क्यों था इस पूरे फ्लैश फ्लड्स का, तो हम देख सकते हैं कि ये जो आइस एंड रॉक मैसिव ब्रोक अवे हुआ, जो कि ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से हुआ था। एंड ये पूरा क्षेत्र भी कौन सा है, नेपाल और चाइना का बॉर्डर। ठीक है, तो दिस नेपाल और चाइना का बॉर्डर इज एक्चुअली वेरी प्रोन टू, एंड यहाँ पे हमें हिमालयस का बहुत ही ज्यादा स्टीप देखने को मिलता है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये अब हम देखेंगे कि वाई द फ्लड वॉज सो डिस्ट्रक्टिव। अब इतना फ्लैश फ्लड और इतना ज्यादा होने की वजह से इतना डिस्ट्रक्टिव क्यों था? डिस्ट्रक्शन का मेन रीजन ही यही था कि सबसे पहले तो एक सडन ऑनसेट था, यानी कि एक सडन एक फोर्स की तरह इट जस्ट एंटर्ड। दूसरा देखें तो उस जो पानी था उसका बहाव ज्यादा होने के साथ साथ उस पानी में बहुत सारे ऐसे डेबरीज, रॉक्स, आइस के कुछ ऐसे टुकड़े, या फिर साथ साथ आते आते जो ह्यूमन सेटलमेंट्स को क्रश करते हुए आए, तो जितने भी डेबरीज यानी जितना भी क्या मैं बोलूँ रिमेनेंट्स अगर बच गए तो वो सब टकरा टकरा के और ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करा। एक और पॉइंट अगर देखें तो हिमालय का स्टीप टेरेन, अगर हिमालय का स्टीप टेरेन नहीं होता तो हम लोग देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड का उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। गेटिंग द पॉइंट? तो इम्पैक्ट अगर पड़ा है तो इसका मेन रीजन ही यही है कि हिमालय का एक स्टीपनेस हमें देखने को मिल जाता है, जो कि जो कि उसके फोर्स को एक बढ़ावा देता है। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉन्सेंट्रेशन, भाई मैंने बोला कि ह्यूमन सेटलमेंट्स या फिर ऐसे कुछ ब्रिजेस, डैम्स, उन सब के टूटने की वजह से भी जितने भी इसके जो रिमेनेंट्स बचे थे वो सब टकरा टकरा के कहीं ना कहीं और ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते गए और कम्युनिकेशन डिसरप्शन के वजह से बहुत सारे एरिया तक ये पूरा न्यूज़ पता ही नहीं चल पाया कि फ्लैश फ्लड्स आने वाले हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी एक हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है।
ना इस वजह से नेपाल क्या क्या ऐसे सीख ले सकता है कि आगे जा करके ये चीज फिर से ना हो, या इस चीज को हम लोग मिटिगेट कर सकें। गेटिंग द पॉइंट, मिटिगेशन। तो सबसे पहले चेंजिंग द हिमालयन डिजास्टर प्रोफाइल, ठीक है। यानी कि वी नो दिस कि हिमालयस आर वेरी प्रोन टू नाउ ग्लेशियर मेल्टिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक ये पॉइंट तो हो गया, है ना। एंड हम देख सकते हैं कि आइस इंस्टेबिलिटी, अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आइस मेल्ट हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है तो आइस इंस्टेबिलिटी है, आइस इंस्टेबिलिटी है तो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं तो फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग को एक पैटर्न देखने को मिल जाता है। तो इसी को हम लोग एक मिटिगेशन की तरह काम कर सकते हैं, ऐसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके, जिसमें हम दे कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट एंड दे कैन एक्चुअली हैव एन अर्ली वार्निंग सिस्टम। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक तो पहुंच गए। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो नेपाल इज ऑल्सो वेरी प्रोन टू क्लाइमेट चेंज अगेन, है ना। तो उस वजह से भी ग्लेशियर इंस्टेबिलिटी और जो बाकी सब ऐसे चीजें हैं, उस चीज को लेके वार्निंग सिस्टम्स हो सकते हैं। तो नेपाल इज कैन एक्चुअली फॉर्म एंड लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस होल डिजास्टर जो अभी रिसेंटली हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी, ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो कि या तो फ्लैश फ्लड रेसिस्टेंस हो, या फिर फ्लैश फ्लड्स जहां जहां हो सकते हो उन एरियाज को मैप करके पॉइंट्स बना करके वहां पे ऐसे ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं बनाने चाहिए, ताकि वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन ना क्रिएट कर पाए। अब इंडिया के लिए क्या क्या इसमें सीख और कंसर्न्स हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कोसी रिवर जो है, इसी के ट्रिब्यूटरी में हम लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं कि फ्लैश फ्लड आया। अब कहीं ना कहीं कोसी फ्लड इज ऑल्सो यू नो डाउनस्ट्रीम, अगर हम देखें तो ये इंडिया को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ना एक एरिया है तो उसी तक रहेगी, उसके आगे बढ़ेगी नहीं। क्लाइमेट है ये, दे डोंट नो एनी बाउंड्रीज, नेचर डजंट नो एनी बाउंड्रीज। तो इट विल हार्म। दूसरा, हिमालयन के ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं इंडिया में जो कि वल्नरेबल भी बहुत ज्यादा है इन सब फ्लैश फ्लड्स के। तो इंडिया पहले से ही सतर्क हो सकता है कि ऐसे कुछ हो सकते हैं जिनको हम जल्द से जल्द मिटिगेट कर सकें, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चरल जितने भी रिस्क हैं उसको कम कर सकता है इंडिया, ठीक है। एंड कैन एक्चुअली फेस फ्लैश फ्लड्स, ताकि वो चीज को हम कम से कम कर सकें। और एक डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस यानी प्रोएक्टिव माइंडसेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन, गिव इट अ लुक। फ्लैश फ्लड के क्या क्या ऐसे रिस्क हो सकते हैं। पहला, हैवी रेनफॉल, स्लो मूविंग थंडरस्टॉर्म एंड सैचुरेटेड सॉइल। तो इसका अगर आंसर देखें तो बहुत आसान है, 1, 2 एंड 3। आगे बात करते हैं हम स्मार्ट बॉर्डर कमांड सेंटर के बारे में। अब ये क्या है इसके बारे में सब जानेंगे, स्टे वेरी पेशेंट। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वी कैन सी दिस की इनिशिएटिव बेसिकली है क्या। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बेसिकली मिनिस्ट्रीज ऑफ होम अफेयर ने बेसिकली इस डेवलपिंग अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्मार्ट बॉर्डर। नाउ अब यो आप वंडर कर रहे होगे, आप सोच रहे होगे कि स्मार्ट बॉर्डर, हाउ कैन इट बी स्मार्ट, है ना। तो बेसिकली बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के अलग अलग से टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करने की बात हो रही है यहाँ पे। गेटिंग द पॉइंट। अब इसमें बेसिकली यही है कि आर्किटेक्चर फॉर इंडियाज लैंड बॉर्डर्स, लैंड बॉर्डर्स जितने भी हैं, अब इनके क्या क्या कंट्रीज हैं ये भी हम जानेंगे, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें मल्टी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जो है बेसिकली ऐसे ऐसे क्षेत्रों को कनेक्ट करेगा और टेक्नोलॉजिकली इसको ड्रिवन करेगा, ताकि टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस हो सकें और बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम आसानी से हल कर सकें। अब ये क्या है क्या नहीं है सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। फॉरवर्ड एरियाज हो गए, ऐसे फील्ड हेडक्वार्टर्स हो गए, दिल्ली हेडक्वार्टर्स हो गए, ये तीन सेगमेंट्स को जोड़ के फॉरवर्ड एरियाज की अगर बात करें तो यानी बॉर्डर्ड एरियाज, जो इंडिया के बॉर्डर्ड एरियाज हैं जितने भी हैं, है ना, जितने भी बॉर्डर्ड एरियाज हैं, तो ये जितने भी बॉर्डर्ड एरियाज हैं ये सब इसके फ्रंट एरियाज हो गए। वही अगर हम लोग फील्ड हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वहाँ उस क्षेत्र में जितने भी फील्ड हेडक्वार्टर्स हैं यानी लोकलाइज्ड हेडक्वार्टर्स हैं। और दिल्ली हेडक्वार्टर्स इसीलिए क्योंकि दिल्ली कैपिटल है। अब इसका मेन एम अगर देखा जाए तो इसमें कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर देखा गया। अब ये कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर क्या है।
तो बेसिकली यही है कि इसमें हमें ये देखना है कि इसमें जल्द से जल्द हम लोग किस तरीके से जो थ्रेट है उसको डिटेक्ट कर सके, उसको आइडेंटिफाई कर सके कि ये थ्रेट है। जल्द से जल्द इसको लेकर के हमें कुछ ना कुछ ऐसे मेजर्स करने चाहिए ताकि ये डाइल्यूट हो जाए और ये या तो खत्म ही हो जाए। ठीक है। अब इसमें क्या क्या की ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज हो रहे हैं। ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो आप देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साथ साथ में कैमरा एंड सेंसेस। आप सोच सकते हो कि ड्रोन्स भी यूज कर सकते हैं, राइट। ड्रोन्स हो गए, ऐसे बहुत सारे इमेज प्रोसेसिंग टूल्स हो गए जो कोई कोई ब्लर इमेजेस को बहुत शार्प कर देते हैं, ताकि आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। या फिर ऐसे ही कुछ टूल्स है ना, इंटीग्रेटेड सर्विलेंस सिस्टम, जहाँ पे सर्विलेंस करके हमें पता चल सकता है कि क्या क्या उस क्षेत्र में बेसिकली हो रहा है, कुछ इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही जिसकी वजह से इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में आ सकता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे रियल टाइम और कितने सारे ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज है जिनको यूनिफाई करके साथ में ला करके एक ऐसा इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। ना व्हाई इट इज नीडेड, टेक्नोलॉजी की क्या नीड है ना, क्यों जरूरी है कि हमें ना इसको करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए, क्या जरूरत है। द क्वेश्चन माइट अराइज। तो इसमें बेसिकली यही है कि हर जगह का टेरेन अलग अलग होता है, हर जगह का हर हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके उनके अलग अलग कैपेसिटीज भी हैं। चाइना की अगर देखा जाए तो एक माउंटेनस और एक अनइवन हमें पूरा एक टेरेन देखने को मिल जाता है। वही अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करें तो वहां पे रिवराइन यानी कि बहुत सारे से फ्लड प्रोन एरियाज हो गए, या फिर बहुत ही तेज बहाव, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि फ्लैश फ्लड्स भी हो सकते हैं। तो ये सब ऐसे कुछ नेचुरल कैलामिटीज हैं जिनके वजह से बांग्लादेश इज ऑल्सो नॉट वेरी मतलब इसको हम लोग मैनुअली थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसी में हम लोग अगर देखें पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत सारे ऐसे ड्रोन स्मगलिंग होते हुए दिख रहे हैं, राइट। हमने बहुत बार इसे न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है कि नहीं, प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर। तो ऐसे बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन सपोर्ट एंड बहुत सारे ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज जो पाकिस्तान बॉर्डर से होती थ्रू टेक्नोलॉजी। तो व्हाई नॉट वी ऑल्सो बिकम इक्वली स्मार्ट और इवन मोर स्मार्ट। गेटिंग द पॉइंट। इसमें रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन कंटिन्यूस फिजिकल पेट्रोलिंग, और इसमें फिजिकल मैन पावर को कम से कम लगा के हमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहिए, ताकि सबसे पहला सबसे खास बात यही होगा कि वी आर बिकमिंग मोर स्मार्टर देन आवर नेबर्स। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि हम अपने मैन पावर को सही जगह पे डाइवर्ट करके यानी कि सही जगह पे यूज कर सकते हैं। ऐसे रिगरस और जो फिजिकल पेट्रोलिंग को लेकर के जैसे बहुत सारे, इट्स एन जस्ट एन एग्जांपल, इस वजह से भी मैन पावर्स या तो बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाते हैं या तो बहुत ज्यादा मौतें भी हो जाती हैं। तो उस चीज को भी हम कहीं ना कहीं टैकल कर सकते हैं ना। टेरेन यानी कि उसका जो जियोग्राफिकल जो पूरा एस्पेक्ट है वो क्या है, एंड इस वजह से हम क्या क्या और कर सकते हैं। माउंटेनियस की अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एक्सेस हो जाता है। अब इस डिफिकल्ट एक्सेस की वजह से हम इसमें ऐसे कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे सैटेलाइट हो गया, यूएवी हो गया, सेंसर्स हो गए, तो ऐसे कुछ हो गए। वही अगर बात करें रिवर्स, डेजर्ट, फॉरेस्ट और पॉपुलेटेड एरियाज की, उनकी अपनी अपनी कुछ चैलेंजेस हैं। रिवर्स की देखें तो फ्लडिंग हो सकता है, डेजर्ट की देखें तो बहुत ही बड़ा हमें एक ओपन स्पेस मिल जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोन हो जाता है अटैक के। फॉरेस्ट अगर डेंस वेजिटेशन है तो उसमें हमें मूव करने में बड़ी दिक्कत हो जाती हो जाती है। एंड पॉपुलेटेड एरिया में ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ही हाई लेवल पे होता है। उसी को लेकर के ऐसे कुछ हम लोग इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज ला सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। कम्युनिटी एंड पुलिस इंटेलिजेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वी कैन सी दिस कि किस तरीके से हर जगह की ज्योग्राफी अलग अलग होने की वजह से वन साइज फिट ऑल वाला यहाँ पे सिनेरियो नहीं है। फॉर प्रोलॉन्ग्ड बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की अगर बात करें कि मेन अगर स्ट्रैटेजी पे बात करें तो सबसे पहले बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस होने चाहिए। उसके साथ साथ लोकल पॉपुलेशन की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। यानी कि लोकल पॉपुलेशन से मतलब है कि कम्युनिटी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट साथ साथ में गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। ओके।
अब अगर हम लोग देखें तो स्टेट पुलिस हो गया और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी विल मेक अस स्मार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट प्लस कम्युनिटी का कितना ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है, जहाँ पे पॉपुलेटेड एरियाज बहुत ही ज्यादा तादाद में है। ठीक है, तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी। नाउ इंडिया के लैंड बॉर्डर्स, इफ यू सी दिस होल मैप, यू कैन सी वेरी क्लियरली कि कौन कौन से ऐसे हमारे प्रॉपर नेबरिंग कंट्रीज है। सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो वी शेयर दिस बॉर्डर विथ पाकिस्तान। ओके, ये थोड़ा सा जो पार्ट है, ये थोड़ा सा जो पार्ट है वी शेयर इट विथ अफगानिस्तान। नाउ इसमें एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, ठीक है, कि यहाँ पे तो एलओसी है एंड यहाँ पे तो पीओके है, तो हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन, हम इसको क्यों कनेक्टेड मांग रहे हैं? क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंटली दिस क्वेश्चन माइट कम इनटू योर माइंड, एंड क्योंकि मैं बता दूं कि अफगानिस्तान हमारा नेबर है, क्योंकि जो एलओसी है ना, ये जो एलओसी है ये बेसिकली एक इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट एन इंटरनेशनल बॉर्डर एंड दिस यू शुड नो। ठीक है, हो सकता है बहुत बार कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ कि एलओसी जो है वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। इसीलिए अफगानिस्तान एक हो गया। एक और बॉर्डर हो गया चाइना का। ठीक है, चाइना का बॉर्डर हो गया, दिस इज नेपाल्स बॉर्डर। कितने कंट्रीज हो गए? एक, दो, सॉरी द कलर इज वेरी लाइट, एक, दो अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल हो गया, पांचवा अगर हम देखें तो भूटान, पांचवा अगर हम देखें तो भूटान। यहाँ पे अगर हम देखें अगेन चाइना के साथ हमारा बॉर्डर्स है, यहाँ पे मेघालय के साथ हमारा बॉर्डर है, पाँच छः, एंड फाइनली हमारा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ विच इज सेवन। सो यू कैन सी दिस कि देर आर सेवन मेजर कंट्रीज जिनके साथ हम अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, एंड इसका टोटल अप्रॉक्स अप्रॉक्स 15,000 किलोमीटर्स हमें देखने को मिल जाता है। मूविंग ऑन, सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। अब इंटरनल सिक्योरिटी क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये मुझे बताने की जरूरत तो वैसे है नहीं, बट फिर भी कुछ ऐसे दो तीन पॉइंट्स डिस्कस कर लेता है। सबसे पहले इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा तादाद में देखने को मिल रहा है। इमिग्रेशंस हो गए, माइग्रेशंस हो गए, जिसमें जो जितने भी हो सकता है कि माइनॉरिटीज या तो इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे टेररिस्ट स्लीपर सेल्स हो गए, या फिर ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो एक्चुअली में दे आर इन्फिल्ट्रेशन, तो ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। दूसरा अगर देखें तो स्मगलिंग ऑफ सर्टन ड्रग्स या फिर सर्टन टेक्नोलॉजी, एनी टाइप ऑफ स्मगलिंग, ब्लैक मनी भी हो सकता है। अब इस स्मगलिंग के वजह से भी क्या होगा कि हमारा या तो इकोनॉमी इनस्टेबल हो जाएगा, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि देर इज अ प्रॉब्लम इन कि कुड बी, वही इकोनॉमी से रिलेटेड हर चीज है। ठीक है, वही अगर हम लोग ड्रोन की बात करें तो ड्रोन का भी एक इंटरफेरेंस हमें देखने को मिल जाता है। इलीगल क्रॉस बॉर्डर ऐसे नेटवर्क्स फॉर्म किए गए हैं, बेटर इंटर एजेंसीज हैं, मोर एफिशिएंसी डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर, और साथ साथ में हमें देखने को मिल जाता है पोटेंशियल शिफ्ट जो हमारे माइंडसेट में है, इंडियाज माइंडसेट फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव। ठीक है, जिसमें इंटेलिजेंस और प्रिडिक्शन का बहुत ही बड़ा हाथ है। यानी पहले कोई भी घटना हो जाती थी, कोई भी ऐसा इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर के कुछ भी ऐसा इश्यूज हो जाती थी, तो वी यूज टू बी रिएक्टिव कि उस चीज को लेकर के जल्दी से उसको खत्म करना। अब क्या है, वी आर प्रोएक्टिव, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट बिफोर हैंड, और उसको प्रिवेंट करने की बात की जा रही है। अब मेजर चैलेंजेस क्या आएंगे इस टेक्नोलॉजी को लेकर के? व्हेनेवर द टेक्नोलॉजी कम्स, हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, राइट? तो एक हाई कॉस्ट भी बहुत ज्यादा एक रीजन है कि एक क्रिटिसिज्म हुए चला जा रहा है। साथ साथ में साइबर क्राइम्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा हो सकता है ना, टेक्नोलॉजी पे अगर ज्यादा डिपेंडेंसी होगी तो उस वजह से क्या होगा कि हमारा जो बेसिक साइबर सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज होते हुए भी दिख सकता है, जिस वजह से हमारा बहुत ऐसे लॉसेस हमें हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। गेटिंग द पॉइंट? एआई अगर जनरेटेड, अगर फॉल्स कुछ पॉजिटिव्स दे दिए एंड वी आर रेडी टू एक्टिव, एंड हमने कुछ एक्शंस कर दिए, उस वजह से क्या होगा कि
भले ही नेबरिंग कंट्रीज के थ्रू कोई ऐसी बातें नहीं हुई हो जिसके वजह से एक वॉर स्टार्ट हो जाए, बट बिकॉज ऑफ आर रिएक्शन इट कुड हैपन। ठीक है, तो एक ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। डेटा इंटीग्रेशन अमंग मल्टीपल एजेंसीज, यानी कि इतना ज्यादा डेटा को कंसोलिडेट करना बहुत मुश्किल है ना। हम जानते हैं ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके छितराने की वजह से वो बहुत चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। तो वाई डू वी थिंक कि इधर भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। साथ में डिपेंडेंसी ऑन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स इन रिमोट टेरेन, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। ठीक है, उस पे हम डिपेंडेंसी भी दिखा रहे हैं। अब प्राइवेसी की जहाँ बात आती है, टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तो लग ही जाता है। और वही बात अगर हम लोग बोलें कि प्रॉपर तरीके से ह्यूमन इंटेलिजेंस को सब्स्टिट्यूट करने की जहाँ बात आती है, वो टेक्नोलॉजी नहीं कर सकता। गेटिंग द पॉइंट। नाउ देर इज वन क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द टॉपिक वी जस्ट स्टडीड। एंड इसका मैं आंसर पहला अगर पॉइंट देखें तो ये एआई सेंसर्स ड्रोन ये सब चीज को इंटीग्रेट करने की बात हो रही है, तो यस द सिस्टम इज इंटीग्रेटेड टू कंप्लीटली रिप्लेस फिजिकल बॉर्डर गार्डिंग। नो, इसमें बस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो रही है, नो कंप्लीटली चेंजिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। तीसरी की अगर बात करें तो टेराइन स्पेसिफिक सॉल्यूशंस देखा जा रहा है, राइट। एंड चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो इनिशिएटिव फोकसेस काउंटरिंग ड्रोन एबल्ड स्मगलिंग एंड रेजोनेंस। यस, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4, 2 नहीं होगा। आगे बात करते हैं हम इंडिया के, मेकिंग इंडिया अ फूड सिस्टम क्लाइमेट प्रूफ। अब इसका मतलब क्या है? फूड सिस्टम से मतलब है इज रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। गेटिंग द पॉइंट। अब इसमें सबसे पहले, हाउ डज क्लाइमेट चेंज थ्रेटन फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी की जहां बात आती है तो बेसिकली यही बात है कि फूड सिक्योरिटी इज समहाउ बीइंग थ्रेटन्ड। क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज का क्या क्या इसमें डर रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले ये है कि हीट वेव्स के बारे में, पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था हीट वेव से रिलेटेड था वो। एंड उसी हीट वेव में बेसिकली यही पॉइंट था कि हीट वेव के वजह से ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिनका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। सबसे ज्यादा हम देखें तो वीट का होते चला जा रहा है। दूसरी बात अगर हम करें तो रेनफॉल का जो अनप्रिडिक्टिविटी है, कि जैसे हो सकता है कि किसी क्षेत्र में भर भर के बारिश हुई एंड फ्लड आ गए, एंड कुछ मंथ्स के बाद देखो तो तुरंत ड्रॉट भी आ गया। तो ये जो जो दो पोल नेगेटिव्स हैं, बहुत पोल ऑपोजिट्स हैं। अब ये दो चीज जब हो रही है, दो एक्सट्रीम चीजें जब हो रही हैं, तो उस वजह से भी हमारा जो क्रॉप का जो पूरा टेंडेंसी होता है, जो क्रॉप पैटर्न्स होते हैं, इसमें हमें एक डिसरप्शन देखने को मिल जाता है। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि अभी तो वीक इरिगेशन हो रहा है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि पंजाब और हरियाणा में बेसिकली क्या हो रहा है इस स्टेट्स में, कि यहाँ पे ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, पॉसिबल कैसे हो रहा है? क्योंकि पंजाब और हरियाणा की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज्यादा हद तक वाटर इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से ये मोटर्स बहुत ज्यादा लंबे तक समय तक चला पा रहे हैं, ताकि इनका जो क्रॉप का जो इरिगेशन पैटर्न है वो कम ना हो। अब इस वजह से हो क्या रहा है कि इसमें हमें ग्राउंड वाटर डिप्लीशन देखने को मिल रहा है। गेटिंग द पॉइंट। दूसरा अगर हम देखें तो एक्सट्रीम वेदर, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर्स, एक्सट्रीम रेनफॉल्स, हीट वेव्स, ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि रेपरकशंस हैं क्लाइमेट चेंज के। ठीक है। एंड टू मेक थिंग्स वर्स, मैंने पंजाब और हरियाणा की एग्जाम्पल दे दी, नहीं तो नेचुरली भी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। आगे बढ़े तो देखिए सप्लाई डिसरप्शन, अगर देखें तो फूड का जो प्राइस का, अगर हम लोग ने पिछले अपने कुछ 2 मॉड्यूल्स देखे होंगे तो उसमें शुगर का प्राइस बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होते हुए दिख रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमें अनियन का भी प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हुए दिख रहा है, जिसके वजह से कौन सा एक्सप्रेस अभी रिसेंटली हुआ है यहाँ पर मैं कमेंट सेक्शन में बताएं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो जो फूड प्राइसेस हैं इसमें हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, यानी एक स्टेबिलिटी नहीं है। गेटिंग द पॉइंट। और इसमें इस वजह से क्रॉप लॉसेस हो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और लिंक्ड हैं
क्लाइमेट चेंज के और हमारे फूड सिक्योरिटी से। अब इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम पढ़ें तो इज क्लाइमेट बफर। क्लाइमेट बफर क्या है ना, आप सोच रहे होगे। एज द नेम सजेस्ट यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट कि क्या हो सकता है। तो क्लाइमेट एंड बफर, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी रेपोकशंस हो रहा है उस चीज को लेकर के वी कैन क्रिएट अ बफर। बफर का मतलब कैसे कैसे प्रोसेस हम इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। इंडिया में जो हम लोग का जो कल्चर है, हम लोग का एक देयर इज अ पैटर्न, क्रॉप पैटर्न, मोनोक्रॉपिंग। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? मोनोक्रॉपिंग जो है ये बहुत ही ज्यादा सॉइल फर्टिलिटी के लिए और बहुत सी ऐसी अलग अलग रीजंस के लिए बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस माना जा रहा है। ठीक है। तो इसीलिए अगर हम लोग को क्लाइमेट बफर्स बनाने हैं तो उसके लिए वी हैव टू डाइवर्सिफाई आर क्रॉप्स। मोनोक्रॉपिंग सब समझ रहे होंगे, एक ही टाइप ऑफ क्रॉप को बहुत एक्सटेंसिवली एक ही लैंड पे दे ग्रो। एंड डाइवर्सिफिकेशन में अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को रोटेट करके अलग अलग पैटर्न्स बना करके दे यूज एंड दे प्रोड्यूस दोज क्रॉप्स। तो एक ये हो गया। दूसरा हो गया रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे हमें स्टोरेज सिस्टम्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स बनाने चाहिए जो कि हमारे क्रॉप्स को, हमारे ग्रेन्स को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र बहुत ही आसानी से ट्रांसफर किया जा सके। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। क्लाइमेट फोरकास्ट, ऐसे बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो हम फोरकास्ट कर सकते हैं। वी हैव दिस टेक्नोलॉजी, है ना। तो व्हाई कांट वी इंटीग्रेट दैट इनटू दीज प्रोसेसेस। इंश्योरेंस हो गया। और जो वाटर मैनेजमेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें वाटर क्राइसिस ना कि सिर्फ इंडिया में यानी कि पूरे, बल्कि हमें पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है वाटर क्राइसिस। एंड वाटर क्राइसिस को लेकर के सबसे ज्यादा असर कहाँ पड़ेगा? सबसे ज्यादा असर हमें पड़ेगा फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। ठीक है। अभी ये बहुत बड़ा एक इशू नहीं है वाटर, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जो कि फ्यूचर में जा करके हमें बहुत बड़े तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है। तो बेसिकली जो क्लाइमेट बफर है, इट इज अ सेफ गार्ड दैट प्रोटेक्ट्स आवर फूड सिक्योरिटी, जो हमारे फूड सिक्योरिटी को बचाव देता है फ्रॉम जितने भी क्लाइमेट चेंज के शॉक्स हैं जो हमें लगते हैं। ठीक है। गेटिंग द पॉइंट? नाउ इश्यूज इन इंडियाज फूड सिस्टम। इंडिया के को लेकर के स्पेशली कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं, हम बहुत ही वाइडली वी नीड टू एक्सेप्ट इट, कि हमारा जो फूड ईटिंग हैबिट है, इट इज नॉट दैट गुड। आई कैन टेल यू एंड आई कैन प्रूव इट टू यू कि जैसे हमारा जो फूड डाइटरीज है उसमें राइस और वीट का बहुत ही ज्यादा डोमिनेंस देखने को मिलता है। अब राइस और वीट का अगर डोमिनेंस हमें देखने को मिल रहा है तो यू कैन नो दिस कि इसका मेजर क्या क्या रेpercussions हो सकते हैं, कि दिस इज एक्चुअली कार्ब्स, प्रॉपर कार्ब्स रिच डाइट। अब इस वजह से हमारे हम लोग को इसलिए प्रोटीन्स, मिलेट्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज, अलग अलग फॉर्म्स हैं जो हमें इन खाना चाहिए जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से हमारा एक हो सके। अब क्रॉप और वीट डोमिनेंस की वजह से क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला तो ये कि इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, हम लोग बैलेंस डाइट इंटेक नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये हो सकता है कि दे आर एक्चुअली प्रमोटिंग मोनोक्रॉपिंग। गेटिंग द पॉइंट? कि इस वजह से सॉइल को लेकर के, अब ये इसका डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई भी उतना ही ज्यादा करने की कोशिश की जाएगी ताकि ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट हो सके। गेटिंग द होल चेन। दूसरा अगर हम देखें इशू, तो इंडिया का मेजर इशू तो क्लाइमेट चेंज है ही। ठीक है। क्लाइमेट चेंज, दूसरा मोनोक्रॉपिंग का जो पूरा टेंडेंसी, तीसरा हमारा जो ईटिंग हैबिट्स है, न्यूट्रिशियसली इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत ही ज्यादा मेजर इशू है, इरिगेशन नहीं हो पा रहा है तो उतना प्रोडक्टिविटी नहीं हो, इस वजह से सारे सेगमेंट्स को खाने नहीं प्रोवाइड हो पाएंगे जिसके वजह से फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का ये मतलब है कि जैसे स्टोरेज हो गया, स्टोरेज हो गया। ठीक है। जैसे प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट करने की बात हो गई, तो ये सब में हमें एक गैप देखने को मिल जाता है। ठीक है। जिस वजह से बहुत सारे ऐसे अनाज हैं जो बर्बाद हो जाते हैं सीजनल क्लाइमेट्स के वजह से, रेनफॉल के वजह से सड़ जाएंगे,
या फिर सूखा के वजह से पूरा सूखा होकर के सड़ेंगे तो नहीं, बट दे विल एक बैड कंडीशंस हो जाती है। ठीक है, प्लस पेस्ट्स एंड ऑल का इंटरफेरेंस स्टोरेज में अगर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। गेटिंग द पॉइंट। इसमें प्राइस वोलेटिलिटी, अब आप देखो कि अगर हम लोग देखें कि प्रोडक्टिविटी हमारा वाटर और क्लाइमेट चेंज को लेकर के, अगर हमारा प्रोडक्टिविटी कम हो जाए तो सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा तो डिमांड हम लोग का लेकिन ज्यादा है। अब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस राइज हो जाएगा। दैट इज द होल पॉइंट। गेटिंग द पॉइंट। और स्मॉल होल्डर वल्नरेबिलिटी अगर हम देखें तो वी कैन सी दिस कि कितने सारे ऐसे डिसएडवांटेजेस सेगमेंट्स हैं जिनको और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ मेजर्स जो कि अभी गवर्नमेंट लाइक टेकन बाय इंडिया फॉर क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, इसमें दो तीन ऐसे हैं। इनोवेशन हो गया, है ना। इसमें आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया जहाँ पे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पे अगर देखो तो बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स, सॉइल वाटर एंड रेन फेड एरियाज के मैनेजमेंट को लेके हो गया। या अगर हम लोग बात करें PMKSY की, तो इसमें पर ड्रॉप मोर वाटर यानी कि सिंचाव यानी इरिगेशन से रिलेटेड है ना। आप मतलब यू कैन सी द टर्म इन द नेम एंड यू कैन डिराइव इट। जैसे यहाँ पे देखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की तो मैनेजमेंट का बात हो गया। वही अगर हम लोग यहाँ पे इनोवेशंस देख लिए तो टेक्नोलॉजी से रिलेशन हो गया। सिंचाव की अगर बात करें तो इरिगेशन से हो गया। सॉइल हेल्थ कार्ड की क्या आप खुद सोचो कि क्या हो सकता है, सॉइल का टेक्सचर सही है कि नहीं, उसका हेल्थ सही है कि नहीं, उस चीज को लेकर के ये पूरा स्कीम हो गया। वही अगर हम लोग PKVY की अगर बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देते हुए बात हो गई। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, आप देख सकते हो कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप को प्रमोट करने के लिए स्कीम को किया गया। क्लाइमेट रेजिलियंस, क्रॉप वैरायटी, अलग अलग क्रॉप वैरायटीज को टॉलरेंस, ताकि वो हीट, ड्रॉट, फ्लड्स ऐसे क्लाइमेट कैलामिटीज को फेस करने के लिए ऐसे ऐसे क्रॉप्स बनाए जाए ताकि वो प्रॉपर तरीके से उनको फेस कर सके। बायोटेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की बात हो रही है, ये भी इनोवेशन है। ठीक है। नाउ वे फॉरवर्ड, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड इन ऑल ऑफ दिस, लाइक हीट प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, तो इसका फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर किया जा सकता है। सबसे पहला, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बहुत ही ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है। इस वजह से क्या होगा कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स होंगी ना, तो हम लोग राइस और व्हीट जो कि कार्बिवोरस में बहुत ज्यादा हाई कार्बिवोर है, तो इस वजह से क्या होगा कि वी कैन एक्चुअली डाइवर्सिफाई एंड शिफ्ट देम, एंड ऐसे कुछ क्रॉप्स बना सकते, क्रॉप्स को प्रमोट कर सकते हैं जो कि एक्चुअली में हमारे डाइट को भी डाइवर्सिफाई करे, जिस वजह से हमारे पास एक न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट हो। गेटिंग माई पॉइंट। क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग, ऐसे ऐसे फार्मिंग्स को वी नीड टू इंश्योर। रेजिलेंट सीड्स की अगर बात करें, यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ GM क्रॉप्स। ठीक है, जिसमें दे एक्चुअली मॉडिफाई दे एक्चुअली मॉडिफाई द सीड्स DNA लेवल पे, ताकि वो अच्छे तरीके से रिजल्ट्स दे सके, क्लाइमेट रेजिस्टेंस बन सके। ठीक है। और ऐसे माइक्रो इरिगेशन हो गए, प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो गया, इसमें यू कैन ऑल्सो ऐड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट इंफॉर्मेशन को लेकर के और ज्यादा स्ट्रेंथन होना चाहिए, ताकि हमें पता हो कि क्या क्या ऐसे रेपरकशंस ला सकते हैं, उसका फोरकास्टिंग हो सकता है, ताकि हम उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बना सकें, ताकि हमारे फार्मर्स जितने भी हैं वो एवर रेडी रहें कि अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो इस हिसाब से वो लोग जल्दी से ऐसा कुछ मिटिगेशन कर ले जिस वजह से उनके लिए फायदा हो। बिल्ड ऐसा रेसिस्ट मैंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना चाहिए जो कि एक्चुअली क्लाइमेट को स्टोरेज हो गया, कोल्ड चेन्स हो गया, ऐसे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम से डैमेजेस होने वाले हैं उसको पहले से ही सही कर दिया जाए। फिर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, अच्छे तरीके से वाटर मैनेजमेंट होनी चाहिए। इसमें भी यू कैन ऐड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा
बेस्ट तरीका है वो, है ना। स्ट्रेंथ इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंस, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस। और इंटीग्रेटेड अप्रोच, सारे जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सबको इंटीग्रेट करके हमें क्या इंश्योर करना चाहिए, फूड सिक्योरिटी हमें इंश्योर करनी चाहिए। नाउ देर इज वन मेंस क्वेश्चन, टेक अ लुक, टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, हमें कमेंट सेक्शन में मेजर मेजर पॉइंट्स बताएं कि इसको में इंट्रोडक्शन क्या था, बॉडी क्या थी, है ना, प्लीज लेट अस नो। अब आते हैं हम लोग प्रिलिम फोकस टॉपिक्स पे, ठीक है। इसमें बेसिकली पहला टॉपिक अगर देखें तो ये पेरियार काउ के ऊपर है, ठीक है। पेरियार काउ जो कि एक्चुअली में ICAR जो कि एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली उनने बेसिकली पेरियार कुल्लन जो कि पेरियार काओ को कहते हैं, बेसिकली केरला में सेकेंड इंडिजिनस कैटल ब्रीडिंग को माना गया है आफ्टर वेलचोर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड इसके कुछ ऐसे लोकल नेम्स क्या हैं, कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं, क्षेत्र हैं जिनमें ये बहुत ही हाई नंबर पे पाए जाते हैं। इनफैक्ट आपने भी देखा होगा दे आर मोर ऑफ ग्राउंड ऑरेंजिश शेड, है ना। एंड पॉपुलेशन अगर इन इन काउस का देखें तो 1000 कैटल्स। ट्रेड्स अगर देखें, स्मॉल टू मीडियम, मैंने मीडियम साइज है, डार्क ब्राउन, थोड़ा ऑरेंजिश इनका शेड होता है, ठीक है। इसमें वेट, यूनिक हॉर्न्स हैंगिंग नियर ईयर्स, यू कैन सी। आप एक पे आप अगर इसको सर्च करोगे तो यू कैन गेट द पिक्चर एंड आप उस हिसाब से पॉइंट्स अपना लिख सकते हो, ठीक है। इसी पे मिल्क यील्ड अगर देखिए तो दे एक्चुअली हैव अ वेरी गुड यील्ड ऑफ मिल्क, ठीक है। मेजरली अगर इसका ब्रीडिंग को लेकर के बोला जाए तो फर्स्ट ब्रीडिंग एट 26 मंथ्स होता है, ठीक है। एंड काफिंग एट 35 मंथ्स। एंड इसके और भी ऐसे ऐसे कुछ ब्रीडिंग के को लेकर के जितने भी पॉइंट्स थे, इसमें मेजरली आपको यही याद रखना है कि अभी ICAR ने बेसिकली कौन से स्पीशीज को, माने कौन से काओ को एंड कौन से इसकी वैरायटी को सेकंड केरला के सेकंड इंडिजिनस कैटल में माना गया है, ठीक है। दिस वाज द मेन पॉइंट। आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं इंडियन कोस्टल गार्डिंग शिप्स को लेकर के, जो कि अजीत है। एंड इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट बात सब दिए हुए हैं, दीज आर वेरी फैक्चुअल पॉइंट्स। अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं भी याद रहते हैं तो यू कैन वेरी इजीली स्किप दिस क्वेश्चन। आई एम डेफिनेटली सेइंग दिस टू यू, ताकि आप ज्यादा स्ट्रेस ना लें कि जितना ही इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन को अटेंड करना है उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस को भी आइडेंटिफाई करना है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्क टेकिंग हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जितने भी आंकड़े हैं, इस चीज को देख करके आप प्लीज एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या तो कहीं लिख करके याद करने की कोशिश करो, बट नॉट दैट इतना स्ट्रेस आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि जैसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एक कंपनी है, फॉर्मली हैंडेड ओवर ICGS अजीत टू द इंडियन कोस्टल गार्ड्स, यानी कि अब कोस्टल गार्ड्स को लेकर के इसका क्या क्या रोल होगा ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। आंकड़े उतना टेंशन नहीं, लेकिन रोल्स क्या क्या है कि बेसिकली इसका अब क्या फंक्शन होगा, वो चीज हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें देख लेते हैं जो फिशरीज को लेकर के, जो भी फिशरमैन हो गए या फिशरीज को लेकर के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। पेट्रोलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवन ऑन द सी, राइट। तो उसी से रिलेटेड है ये। EEZ सर्वेलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है ये, ठीक है। सर्वेलेंस होना जरूरी है, कोस्टल पेट्रोलिंग होना बहुत जरूरी है हमारे इंटरनल और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, और एंटी स्मगलिंग को इंश्योर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इसका मेजर रोल्स है। बेसिकली अगर हम देखें तो ये इंडिजीनियस कंटेंट है। इंडिजीनियस कंटेंट क्या हुआ, बिल्ड विथ ओवर 65% इंडिजीनियस मटेरियल्स रिफ्लेक्टेड आत्मनिर्भर भारत। यानी कि ये जो ICGS अजीत है, दिस एक्चुअली जो ये शिप है एक्चुअली में इट इज इंडिजिनियसली मेड, एंड ये हमारे आत्मनिर्भर भारत के जो भी पॉइंट है उसको सपोर्ट करता है। गेटिंग द पॉइंट, ओके। इसके स्पेशलिटीज क्या क्या हैं, इसके परफॉर्मेंस क्या क्या है, ठीक है। इसके सिस्टम्स क्या क्या हैं, वी कैन सी दिस।
कि इसमें इंटीग्रेटेड एडवांस इंटीग्रेटेड मशीनरी कंट्रोल सिस्टम है, जिसके साथ प्रॉपर तरीके से कंट्रोल्स हो सके। क्रूज में हम देख सकते हैं कि 6 ऑफिसर्स इसमें हैं और 35 सेलर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जुडिशियल सर्विस प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली जो इसका मैंडेटरी जो लीगल प्रैक्टिसिंग को लेकर के जितना भी था, ताकि वो एक एंट्री लेवल जुडिशरी सर्विस को एंटर कर सके, इसको लेकर के पहले 3 साल था, अब इसको कम करके 1 साल कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कम क्यों किया गया है ना। इसको कम इसलिए किया गया ताकि जितना भी जुडिशियरी का जो भी जुडिशियरी में जितने ज्यादा लोग आ सके उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो यानी ईज एंट्री इनटू जुडिशियरी। ठीक है, दूसरा हो गया बैलेंसेस ट्रेनिंग विथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर। प्रॉपर तरीके से एक्सपोजर प्रोवाइड करते हुए इसमें एक बैलेंस एक्वायर करना। होता नहीं है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर सर्विसेज में आ जाते हैं तो वी कैन गेट मोर एक्सपोज्ड टू द रियलिटी, एंड जैसे जैसे हम और ज़्यादा पड़ाव को चढ़ते चले जाते हैं, हम और ज़्यादा एक्सपीरियंस होते चले जाते हैं, और हमारा जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल नहीं होती और प्रॉपर तरीके से होती है, बायसनेस नहीं होता। ठीक है, इसका मेजर रीजन यही है। अगर एलिजिबिलिटी देख लें तो कैंडिडेट्स फॉर एग्जाम बिटवीन May 25, 2025 एंड March 31, 2027 आर एलिजिबल। ठीक है, इसमें मॉडिफिकेशन अप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ प्रायर लीगल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पॉइंट को कहीं नोट कर लें। ठीक है, ट्रेनिंग से अगर रिलेटेड है तो सेलेक्टेड जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको बेसिकली एज अ ट्रेनी जुडिशियल ऑफिसर्स ऑन एंट्री सर्व करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर 1 साल एकेडमिक ट्रेनिंग होगी, साथ साथ में 1 साल स्ट्रक्चरल क्लर्कशिप भी होगा। उसके बाद यू गेट इनटू अ प्रॉपर सर्विस। ठीक है, और बैकग्राउंड की अगर बात करें तो May 2025 में रूलिंग हैज बार्ड फ्रेश ग्रेजुएट्स फ्रॉम फिक्सिंग 3 years क्राइटेरियंस। तो ये पूरा पॉइंट था हमारे जुडिशियल सर्विस प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट को लेकर के। नाउ देर इज वन क्वेश्चन मेंस जो कि प्रीलिम्स से रिलेटेड है। ठीक है, एंड दिस इज रिलेटेड टू ICGS अजीत। अब आप इसको ट्राई करें खुद से सॉल्व करने का, और आप मुझे क्लियरली कमेंट सेक्शन में रीजंस बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, एंड आपने ये पॉइंट को क्यों जस्टिफाई किया, और ये वाला पॉइंट अगर गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, इसका अगर आंसर देखते हैं तो 1, 2 एंड 3 है, आपको मुझे इसका आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है, एक और होमवर्क मैं आपको देना चाहती हूँ विच इज रिलेटेड टू हीट वेव्स, कि हीट वेव्स की वजह से और ऐसे कौन कौन से मिटिगेशन प्लान्स हो सकते हैं जो हम कर सकते हैं, एंड ऐसा कौन कौन सा कॉजेज है जो एक्चुअली हीट वेव्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है इंडिया में। इस चीज को भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी और मैं बताऊंगी कि किसकी सही किसके नहीं। ठीक है, विद दिस हमारा मॉड्यूल अब समाप्ति की ओर है। इस मॉड्यूल के समाप्त होने से पहले मैं बता दूं कि डियर एस्पिरेंट्स, आप प्लीज अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ की ख्याल रखें, और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रहें। ठीक है, और अगले मॉड्यूल में मिलने से पहले हैव अ नाइस डे, बाय बाय।